नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेएमडी न्यूज में। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार। जेएमडी न्यूज में आज बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। संविधान के विशेषज्ञ, विधि विशेषज्ञ डीके दुबे जी। डीके दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो डीके दुबे जी, जिन्हें डीके सर के तौर पर भी हम जानते हैं, और वो समय समय पर जो विषय होते हैं उन पर अपनी टिप्पणी देते हैं, सटीक तर्क देते हैं, और ये तर्क बहुत बार हमें हैरान कर देते हैं। और आज हम इनके अनुभव जानने की कोशिश करेंगे, अनुभव चाहेंगे कि वो हमारे साथ साझा करें। और इसी के साथ ही डीके दुबे जी, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आर्टिकल 370 का हटना, और ना सिर्फ हटना बल्कि इतनी आसानी से हट जाना, इसे काफी लोगों ने हैरान किया। और हमने ये पाया कि इसमें आपके जो व्याख्यान रहे हैं, जिस तरीके से आपकी सक्रियता रही है, वो भी काफी सार्थक रही है, और उसका भी महत्वपूर्ण योगदान कहा जा सकता है। ये सब कैसे करना हुआ और कितना मुश्किल रहा ये? देखिए, होता क्या है, मैं अकेला नहीं हूं, बहुत सारे लोग उस पर काम करते हैं विषयों पर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी से लेकर अभी तक हम काम कर रहे थे ग्राउंड पर, और ग्राउंड पर काम करते करते एक अनुभव ये आया कि नहीं साहब, इसका सलूशन दिल्ली में है जी। और इसका सलूशन पार्लियामेंट से निकलेगा या फिर कोर्ट से निकलेगा। दो ही स्थान है जहां से इसका सलूशन निकलेगा जी। अब तैयारी जो है ना, वो उस स्तर की होनी चाहिए कि ये जिस समय लिटिगेशन में जाएगा उस समय कहां फंसेगा, क्योंकि बहुत सारे विमर्श देश में गलत तरीके से गढ़ दिए गए थे जी। और ये गढ़ दिया गया था कि नहीं 370 तो जा ही नहीं सकता, वो तो एग्रीमेंट का पार्ट था, महाराजा हरि सिंह कंडीशनल एग्रीमेंट कर रहे थे, और ब्ला 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 कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया इसलिए ये आ गया। तो ऐसे बहुत सारे नैरेटिव गढ़े गए थे जी, बहुत मजबूती के साथ गढ़े, बहुत मजबूती के साथ, वर्ल्ड वाइड। आपके यहाँ एक कश्मीर से शॉल बेचने वाला आता है, आपसे बात करता है, और वो शॉल बेचना नहीं चाहता। जैसे ही आपने पूछा कहां से हो, उसने कहा कश्मीर से हैं, तो आपने पूछा क्या हाल है वहां, बस उसने 15 मिनट आपको स्टोरी बताई और उसके बाद वो धीरे से निकल लिया। अब वो शॉल बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो लोग थे जो वहां से तैयार करके पूरे देश में भेजे गए थे और पूरे देश को वो गलत इंफॉर्मेशन दे रहे थे जी। तो जम्मू कश्मीर की जो समस्या थी वो थी मिस इन्फॉर्मेशन एंड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। जी। हमको लगा कि नहीं, इस पर तह तक जाना चाहिए और इसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट निकालने चाहिए। सोर्सेज क्या होता है कि आपके पास सेकेंडरी सोर्स है कि मैंने बोल दिया इसलिए आप बोल रहे हो, एक ये है कि आपने डॉक्यूमेंट देखा और फिर बोला। जी। तो अभी जो भी चल रहा था वो नैरेटिव तय करने वालों ने कर दिया, और उसका परिणाम ये निकल रहा था कि हम सब कंफ्यूज हो गए। जी। सही क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, बोलें कि ना बोलें। हाँ। आधे लोग हमारे देश के ही बोलने लगे थे, नहीं भैया ऐसा नहीं वैसा है, वो आर्मी के विषय में कुछ कहते थे, वो उनके विषय में। हम लोगों ने क्या किया कि उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ब्रिटिश पीरियड से और उससे पहले वाले, जैसे कल्हड़ की राज तरंगणी हमने निकाली 9वीं सदी की जी। वहां से डॉक्यूमेंट निकालने शुरू किए। पूरे देश का जो रियासती स्ट्रक्चर था उस स्ट्रक्चर को पढ़ना शुरू किया। ट्रांसफर ऑफ पावर के जितने डॉक्यूमेंट थे उनको पढ़ना शुरू किया। गवर्नर जनरल के जो रोल थे उनको पढ़ना शुरू किया। राजाओं की पावर क्या है, उनकी पैरामाउंसी में क्या है, वो सब कुछ निकाला। और निकालने के बाद हमने कहना शुरू किया कि ये जो नैरेटिव है वो गलत है, और मैं बताता हूं, मेरे से कोई बहस कर सकता है तो करे जी। और ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट हम करेंगे। तो हमारी टीम ने ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट पूरे देश को बताना शुरू किया। हमने जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र नाम का एक अध्ययन केंद्र बनाया, वहां रिसर्चर्स बिठाए, वहां डॉक्यूमेंट इकट्ठे करवाए। यहां तक कि केवल भारत से नहीं, हमने इंग्लैंड से डॉक्यूमेंट निकाले, जहां हो सकता था डॉक्यूमेंट वहां से निकाला और निकालकर देश को बताया जी। कि भाई ये है। अब इसमें जो नैरेटिव, रॉन्ग नैरेटिव तय करने वाले हैं, जिसको हम अर्बन नक्सल कहते हैं, उनसे आपकी डिबेटें होनी थी। लोग ये कहते थे कि मीडिया गलत है, हम ये कहते थे मीडिया मिस इन्फॉर्म्ड है जी। मीडिया गलत नहीं है, उसके पास जो इंफॉर्मेशन है वो स्प्रेड कर रहा है। उसको अगर सही इंफॉर्मेशन मिल जाए तो वो सही कहने लगेगा जी। इंफॉर्मेशन की कमी थी। यस, इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से जो उसके पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसको दे रहा है, और मिस इन्फॉर्मेशन थी। तो हमने क्या किया
कि मीडिया में अलग ग्रुपों के साथ बात करनी शुरू की और हमने कहा कि आप हमसे बात करें। जैसे आप आज हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, ऐसे हमारे सैकड़ों इंटरव्यू हुए जी। आपके पास जो भी मटेरियल आप रिसर्च करके आइए अपनी पूरी टीम से और फिर मेरे से बात करिए, मैं बताऊंगा। या हमारी टीम के दूसरे लोग बात करेंगे। हमने वकीलों की टीमों से बात करी कि भाई लीगली जो कहा जा रहा है उसको देखो। हमने इंटेलेक्चुअल वर्ग से बात की, हमने कहा आप बताओ। हमने जम्मू कश्मीर के लोगों से कहा कि अगर 370 सही है, तुम्हारे लिए लाभदायक है तो रखो, नहीं तो हटाओ, हमसे बात करो कि 370 तुमको नुकसान कैसे दे रहा है। परिणाम ये निकला कि देश में लोगों की जैसे ही इंफॉर्मेशन करेक्ट हुई और सरकार सौभाग्य से उसी मत की आ गई जी। हमारे विचार की सरकार आ गई और सरकार जो आई उसका सन 52 से ये ऑब्जेक्ट था कि हमें 2 निशान, 2 प्रधान, 2 संविधान नहीं चाहिए जी। 2 निशान नहीं चाहिए। परिणाम ये निकला कि दोनों इंफॉर्मेशन जब करेक्ट हुई, देश में नैरेटिव तय हुआ, पूरे वर्ल्ड वाइड एम्बेसडरों से बात की गई, पूरे वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन दी गई, उन पर बुक्स लिखी, राइटिंग्स की, आर्टिकल्स लिखे, मीडिया के बीच में गए। जैसे ही इंफॉर्मेशन करेक्ट हुई, सरकार तो तैयार बैठी थी, सरकार ने अपने पॉलिटिकल व्यू को देखते हुए उसको हटा दिया। ये जो पूरी लड़ाई है ना, वो रॉन्ग नैरेटिव की लड़ाई थी। कितना समय लगा आपको इस लड़ाई को पार करने में? आप ये मान के चलें कि 2019 में इसको सही किया गया है, लगभग 10 से 12 साल। जी। 10 से 12 साल, सैकड़ों लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन करेक्ट करना, इंफॉर्मेशन निकालकर उसका सही प्रोस्पेक्टिव रखना और देश को सही जानकारी देना। जी। आर्टिकल 370 जब हटा तो इससे पहले ये बिल्कुल हवा बना हुआ था, हटना इतना आसान नहीं था, लेकिन जिस तरीके से ये हुआ बड़ा आसान सा लगा कि ये तो बिल्कुल खेल हो गया। ये क्या लगता है, इससे पहले का कौन सा ऐसा संघर्ष था जिसके चलते ये इतना आसान हो सका? मैंने कहा ना, जो सबसे बड़ी समस्या है वो रॉन्ग नैरेटिव की है जी। क्योंकि सरकार जो होती है ना, वो सरकार पॉपुलर व्यू पर चलती है। सरकारें कोई भी हो, किसी की भी हो, वो पॉपुलर व्यू पर चलती है और पॉपुलर व्यू अगर रॉन्ग हो जाए तो क्या होगा? एक मैं आपको उसका इलस्ट्रेशन बताता हूं। कांग्रेस की सरकारें रही, उनका व्यू था कि मुस्लिम 15% उनको मिलेगा और ये इकट्ठा मिल जाएगा, इसलिए वो तुष्टीकरण करते थे। फोकस 15% है। जी। उन्होंने कहा भैया 85% पर ध्यान क्यों नहीं देते? जी। 85% मार्जिनलाइज था और 15% फोकस था। मोदी जी ने कहा कि भाई हम इसकी भी बात करेंगे, हम तुष्टीकरण खत्म कर देंगे, इनको बात करेंगे। आज सब मंदिर मंदिर घूम रहे हैं ना जी। आपने देखा, उसके बाद प्रोस्पेक्टिव बदल गया। बिल्कुल। ये क्या था? ये नैरेटिव था, जो रॉन्ग नैरेटिव समाज में दे दिया गया था। वो रॉन्ग नैरेटिव जिस दिन आप तोड़ दोगे जी, उस दिन सब सही हो जाएगा। तो ये रॉन्ग नैरेटिव तोड़ने का काम जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र ने किया और उसके बाद सरकार तो पहले से तैयार थी जी। सरकार ने उसको ठिकाने लगा दिया जहां लगाना था। फिर कोर्ट में मामला गया। अब अभी हियरिंग से मैं कुछ दिन पहले लगातार हियरिंग में ही था कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में। कोर्ट में गया तो ये जो नैरेटिव था कि कोर्ट में जाएंगे और सरकार ने ऐसा कर दिया तो उड़ जाएगा, तो भैया कोर्ट में जिस समय गया तो हम फुल्ली प्रिपेयर्ड थे क्योंकि हम वो 10-12 साल वही ढूंढते रहे। तो मालूम पड़ा कि कोर्ट में भी हियरिंग के दौरान जो संकेत मिलने शुरू होते हैं वो भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं और बिल्कुल लग रहा है कि केवल जजमेंट लिखना बाकी रह गया, बाकी सब ठीक है। जी। तो जाते ही से आपको जो पॉजिटिव रिस्पांस वो देखने को मिला और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये आपको जो इतना लंबा संघर्ष था, इससे पहले जो काम किया जा रहा था, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, आप लगभग हर विषय पर अभी इजराइल का जिस तरीके से युद्ध चल रहा है, हमास और इजराइल के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, इस पर भी मैं आपका जो परसेप्शन है, आपका जो व्यू है वो जानना चाहूंगी। बेबाकी से आप तर्क के साथ बोलते हैं। कहा यह जा रहा है कि हमास का जो हमला है वो आतंकी हमला है और इसके बावजूद, इतना साफ दृष्टिकोण होने के बावजूद जिस तरीके से ईरान जैसे बड़े देश उसे सपोर्ट कर रहे हैं, क्या आपको क्या लगता है इस पे और इस सपोर्ट के क्या मायने निकाले जाएं? क्योंकि तमाम लोग भी इसी तरीके से कहीं ना कहीं इन आतंकी हमलों का समर्थन करते नजर आ सकते हैं। मैं फिर से कहता हूं कि जो रॉन्ग नैरेटिव तय कर दिया गया ना फिलिस्तीन के मामले में जी,
ऑटोमन एम्पायर जब बना तब इसका नाम फिलिस्तीन पड़ा। ये ज्यूज लैंड है जी। और 4000 साल से वो लोग बैठे हुए हैं जी। अब हमारे पूरे वर्ल्ड का जो स्ट्रक्चर था कि भाई ये राजा ने उस पर युद्ध किया तो वो 2 रियासतें जीत ली, उसने वो प्रोविंस जीत ली, फिर बाद में ये चढ़े तो उन्होंने, ये स्ट्रक्चर वहां का भी था। तो इजिप्ट ने किसी समय वो क्षेत्र जीत लिया होगा, फिर से लड़ाई हुई तो उन्होंने उसको वापस ले लिया। अब ये नैरेटिव तय कर दिया गया कि नहीं ये तो इस्लामिक लैंड है फिलिस्तीन, वो तो हमेशा से ज्यूज की लैंड थी जी। इन्वेशन करके इजिप्ट ने उसको जीता था, उन्होंने वापस उसको ले लिया। तो अब उसके आधार पर नैरेटिव तय हो गया। अब दूसरी बात यह है कि चलिए जो होना था वो हो गया, 48 में इजराइल अपना अलग क्षेत्र बन गया और ये हो गया। लेकिन सवाल यहां पर पैदा होता है कि उसका सॉल्यूशन बात करके निकलेगा या बॉम्ब फोड़ के निकलेगा। जी। महिलाओं बच्चों के साथ कुकृत्य करके निकलेगा क्या? जी। आपने कल अगर विजुअल्स देखे होंगे तो पहले महिलाओं और बच्चों की हत्याएं की गई, फिर उन पर सूसू करी गई, फिर लातों से मारा गया। जी। ये किस तरीके का जिहाद? ये आप समझिए ये सिविलाइज सोसाइटी में हो ही कैसे सकता है? बिल्कुल ठीक। जी। लेकिन वहां हो सकता है जहां रॉन्ग नैरेटिव पहले से तय है, जिनकी विचारधारा एक बिल्कुल तय है, जिनका उद्देश्य भू राजनीतिक आंदोलन करना है, भूमि पर कब्जा करना है। भारत में भी तो आक्रांता है, क्या था वो? भारत में भी तो उस समय महिलाओं बच्चों के साथ क्या क्या नहीं हुआ और भारत में क्या नहीं हो सकता। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम दिवाली का त्योहार मना रहे हों और अचानक 5000 मिसाइल भारत पर डाल दी जाए। जी। और किस लिए डाल दी जाए? इसलिए डाल दी जाए कि आज से 250 वर्ष पहले यहां पर बादशाह बैठा करता था और उसने 500 वर्षों तक 400 वर्षों तक बादशाहों ने शासन किया। तो ये कह दिया जाए कि 500 वर्ष साहब हम बैठे थे इसलिए ये जमीन हमारी है। और अब परिस्थितियां बदल गई, काफिर बैठ गए हैं और अब इनसे जमीन ऑक्युपाइड हो गई, इनसे वापस लेनी है। वापस लेने के लिए इन पर बॉम्ब डाल के खत्म कर दो। ये मैं दूसरे शब्दों में कह रहा हूं, पाकिस्तान अगर ऐसा कर दे जैसा हमास ने किया, वैसा पाकिस्तान से हमारे यहां होता रहता है। जी। तो फिर इसको जस्टिफाई कैसे किया जा सकता है कि आप उरी की घटना कर दें, आप पठानकोट कर दें, आप मुंबई बम ब्लास्ट कर दें और हम वार्ता करें? तो मोदी जी की सरकार आने के बाद उन्होंने साफ कहा ना, टेररिज्म और वार्ता साथ साथ नहीं चल सकती। इजराइल यही तो कर रहा है इस समय कि भाई टेररिज्म और वार्ता कैसे चल सकती है? पहले वार्ता चल रही थी लेकिन हमास ने जब हमला कर दिया तो वार्ता कैसे चल सकती है? टिट फॉर टैट हो सकता है क्योंकि उसका कोई सोल्यूशन नहीं। उसका सोल्यूशन यही है कि अब गाजा पट्टी पूरी खत्म कर दी जाए और वो क्षेत्र जो है, जो ये ज्यूज लैंड है, वो अब ज्यूज लैंड रहे, उसमें ये झंझट ही खत्म हो जाए। वो कर रहे हैं। तो इसमें अब लोगों का जो उनके देश की पॉलिटिक्स है, उनका जो नैरेटिव है, उसके अनुसार वो अपने अपने स्टेटमेंट देते हैं। लेकिन आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, एक भी इस्लामिक कंट्री लड़ने नहीं आएगा। अच्छा। एक भी लड़ने नहीं आएगा। बहुत बार युद्ध हुआ, एक भी लड़ने नहीं आएगा। ये सिर्फ भाषणबाजी करेंगे अपने यहां बैठ के। हमास के हमले को इस्लामिक कंट्रियों में सबसे बड़ा जो उनका प्रतिनिधित्व करता है सऊदी अरेबिया, उसने कहा हमास के हमले को हम सपोर्ट नहीं कर सकते। हम सिविलियंस के साथ हो सकते हैं लेकिन हमास के साथ नहीं है। इस क्या कहेंगे इसको? क्या ईरान अब जो कह रहा है वो सऊदी अरेबिया से ज्यादा बड़ा है? सऊदी अरेबिया प्रतिनिधित्व करता है उनका, सबका, इस्लामिक कंट्रियों का। उनके साफ स्टेटमेंट आ रहे हैं, यूएई की स्टेटमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे कंट्रियों ने स्टेटमेंट दे दी कि भाई ये तो आजकल की सिविलाइज सोसाइटी में बर्दाश्त ही नहीं हो सकता। जी। इसलिए मेरा मानना बिल्कुल साफ है, भारत सरकार इजराइल के साथ है, हमास के विरुद्ध है। टेररिज्म को सपोर्ट नहीं किया जा सकता, चाहे वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हो। जी। पाकिस्तान अगर स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट भारत में भेजता है तो पाकिस्तान को जवाब देना, चाहे वो एयर स्ट्राइक से दें, चाहे वो हम सर्जिकल स्ट्राइक से दें, चाहे हम जो करना पड़े, जवाब देना हमारा दायित्व तो बनता है। जी। क्योंकि टेररिस्ट आपके यहां के हैं, आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हम करेंगे आपके यहां के और आपको भी कंट्रोल करेंगे। जी। इसलिए योगी जी ने कहा कि सिंध भी वापस आ सकता है, किसी गलतफहमी में मत रहो। बहुत ही साफ गोई से आप बात कर रहे हैं और देखिए आप तमाम मुद्दों पर बात करते हैं, आपकी नजर बनी रहती है, सक्रियता हम इसमें लगातार आपकी पा रहे हैं और इसके साथ ही अब सक्रिय भागीदारी आपकी राजनीति में भी सुनने में आ रही है
के आने वाली है, और तो हम जानना चाहते हैं, क्योंकि आपके लिए कानपुर से आपने शिक्षा प्राप्त की है, फर्रुखाबाद की अगर बात की जाए तो ये आपके लिए बहुत खास है, आपकी जन्मभूमि है, वहां पर आप रहे हैं। तो अब हम आपसे फर्रुखाबाद के लिए क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि फर्रुखाबाद से जितने बड़े नाम सामने आए हैं, जितनी समृद्ध पृष्ठभूमि है, तमाम धरोहरें हैं, उसके मुताबिक आज फर्रुखाबाद उस स्थिति में क्यों नहीं है? उसका कारण है, मुझे लगता है कि ये जो सबसे पहले वहां से जो लोग निकले वो सलमान खुर्शीद का परिवार था। आपको बता दूं, जाकिर हुसैन जो प्रेसिडेंट हुए हैं जी, वो फर्रुखाबाद जनपद से आते हैं। जी हाँ। आप सोचिए कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई जी, एएमयू के वाइस चांसलर थे, लेकिन फर्रुखाबाद में नहीं जी, उनका ऑब्जेक्ट दूसरा था ना। उसको समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जी, ये एक्चुअली पश्तून परिवार है। परिवार से मतलब है ये पश्तून ख्वा का परिवार है। ये पहले हैदराबाद आए, हैदराबाद के बाद वो फिर कायमगंज, उस समय बहुत समृद्ध जगह हुआ करती थी, वहां ये बस गए। जी, और चूंकि उसी तरह की उनकी पृष्ठभूमि थी, स्वतंत्र तो हम हुए नहीं थे, तो उनको एक रियासत टाइप भी उन्होंने जमींदारी अपनी क्रिएट कर ली थी, नवाबी क्रिएट कर ली थी। 7 भाई थे जाकिर हुसैन, 5 पाकिस्तान गए बंटवारे में और 2 यहां रहे। जो 5 पाकिस्तान गए उनमें से एक भाई या भतीजा कश्मीर अफेयर्स का मिनिस्टर बना जब हमला हुआ भारत पर। जी, ज्वाइंट सीडीएस बना एक उनका भतीजा, इनका एक भाई कश्मीर अफेयर्स का मिनिस्टर बना, एक भतीजा जो है वो सीडीएस बना। और भारत पर जो हमले हुए पाकिस्तान की तरफ से, उस समय जाकिर हुसैन किसी न किसी बड़ी पोस्ट पर थे, यहां तक कि भारत के राष्ट्रपति थे। तो वो क्या कहा जाए कि भारत, एक भाई भारत का राष्ट्रपति है और दूसरा भाई हमला कर रहा है। जी, कमाल की, और दोनों में संबंध बहुत अच्छे हैं। फिर सलमान खुर्शीद साहब आए। बहुत लोगों ने कहा कि भाई बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बहुत वहां ऑक्सफोर्ड पता नहीं कहां से पढ़कर आए हैं, ये कुछ फर्रुखाबाद का करेंगे। वो तो इस्लामीकरण में ही फंस गए। जी, आप उनके अगर केसेस भी देखेंगे ना, तो अजान, योगी जी ने कहा अजान नहीं उत्तर प्रदेश में होगी, इतना लाउड स्पीकर नहीं बजेगा, वो हाई कोर्ट केस लेकर चले गए। जी, झुकाव उधर रहा। मतलब झुकाव नहीं, आप उनका बयान देखिए। जब वो विदेश मंत्री थे तो पाकिस्तान के वो दौरे पर थे, उस समय उन्होंने एक यूनिवर्सिटी में स्टेटमेंट दिया है कि भारत और पाकिस्तान के मुसलमान मिलाकर इतने मुसलमान बनते हैं, हम सगे भाई हैं, और सगे भाई तो भाई वो हैं ही, इसमें तो कोई शक ही नहीं। जो उनके नाना के परिवार के 5 लोग वहां गए तो सगे भाई हैं, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं मिलकर। अब वो इंडिकेशन किधर था? क्या दारुल इस्लाम बनाने की तरफ था? वो चीज आपने, जब उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी ना, तो उन्होंने हिंदुत्व को टेररिज्म के साथ जोड़ दिया। आप सोचो, हिंदुत्व, कभी टेररिज्म अगर होता तो हिंदुत्व इतने समय तक चल ही नहीं सकता था। हमने कभी किसी पर इन्वेशन नहीं किया, हमने किसी की कुदृष्टि दूसरी की जमीन पर नहीं डाली, हम तो अपनी जमीन इनके चक्कर में खोए बैठे हैं। चाहे अफगानिस्तान बना हो, पाकिस्तान बना हो, इधर बांग्लादेश बना हो, उधर म्यांमार निकल गया हो, इधर श्रीलंका बाहर हो गया हो, इधर नेपाल बाहर हो, हम तो अपने ही से पीड़ित हैं भाई, कि हम अपना नहीं संभाल पाए, हम दूसरे पे क्या कुदृष्टि, और हमको बता रहे हैं वो कि ये आतंकी हैं। आप सोच सकते हैं कि क्या मानसिकता लाए। एक बार उसमें लिख देते कि मुसलमान भी जो उनके भाई बंधु हैं पाकिस्तान चले गए, वो भी आतंकी हैं, तो समझ में आता। तो ये बिल्कुल क्लियर दिखाई देता, उनको डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है, उनको मतलब किसी दूसरी चीज से है, वो अपना कर रहे हैं। इसलिए फर्रुखाबाद पिछड़ गया। दूसरी बात यह भी आई कि फर्रुखाबाद जनपद, जिसका ओरिजिनल नाम पंचाल हुआ करता था, जी, पांचाल। जी, आपको मैं बताऊं फर्रुखाबाद की समृद्ध हिस्ट्री, जी, संसार का सबसे पुराना संगम फर्रुखाबाद है। इसलिए मैं कहता हूं संगम मतलब जहां जिसकी पौराणिक महत्व है। आदि भगवान किसको मानते हैं? भगवान शिव को। जी, भगवान शिव कहां है? कैलाश। जी, कैलाश का मार्ग बताइए कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने से कैलाश मानसरोवर जाना तो मार्ग कहां है ओरिजिनली? आज के आप 50 साल 100 साल के मार्ग छोड़ दीजिए, वो निकलता था उज्जैन से, चलता था, जी, और उज्जैन से
शिवपुरी, शिवपुरी से ग्वालियर, ग्वालियर से फर्रुखाबाद होते हुए फिर गंगा जी वहीं पर सब छोड़ दिया जाता था, गंगा संगम थी, वहां स्नान करने के बाद फिर पैदल जाते थे, जिसको आज भी ग्वालियर लिपुलेख मार्ग कहते हैं। ये संसार का सबसे पुराना तीर्थाटन का मार्ग है जी। और जितने मार्ग आप ढूंढोगे ना कैलाश जाने के, आपको सब पता लग जाएगा, ये 100 साल पहले बना गई, 20 साल पहले बना गई, 50 साल पहले मिला। इसका मार्ग का आप बता नहीं सकते कब ये शुरू हुआ। अब चूंकि आध्यात्मिक चीज वहां से शुरू होती है, तो फिर डेवलपमेंट कहां होगा? जहां से प्लेन शुरू होगा, जहां से पानी, मतलब जहां से जंगल खत्म होगा, तो वो पांचाल है। मैं ये बात महाभारत से भी पहले की बता रहा हूं। अब आ जाते हैं महाभारत काल में। महाभारत काल में ये पांचाल देश बन चुका था और उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल, ऐसे नदी में गंगा जी के उधर उत्तरी पांचाल, इधर दक्षिणी पांचाल। यहां का शासक ध्रुपद, यहां ध्रुपद का मित्र द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य का परिवारी रिश्तेदार कृपाचार्य, ये सब वो जमीन है। यहां तक कि ध्रुपद का और द्रोणाचार्य का युद्ध हुआ है। जब द्रोणाचार्य को अध्यापक घोषित किया गया या गुरु घोषित किया गया जी। तो पांडवों को और कौरवों को सबको शिक्षा देने के बाद गुरुदक्षिणा मांगी है कि हम इसको जीतना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारी बचपन की इच्छा है। क्योंकि ध्रुपद और द्रोणाचार्य मित्र थे, एक ही गुरुकुल में पढ़े, और बचपने में ध्रुपद ने वचन दिया होगा कि जब मैं राजा बनूंगा तो आधा तुमको दूंगा। वो चीज द्रोणाचार्य ने अपने दिमाग में रखी हुई थी, तो उन्होंने जीतकर वापस किया, नो डाउट, लेकिन जीता पांडवों कौरवों के साथ मिलाकर। फिर उनकी भूमि वो हो गई। ध्रुपद की बेटी पांचाली जी, द्रौपदी, इसी लैंड में हुई। और आपको बताऊं कि जो महाभारत का युद्ध हुआ है, उस युद्ध में पांडवों का सेनापति एक ही था। कौरवों का बदला है, बार बार बदलेंगे मरे तो वो आ गए, एक ही था, वो था धृष्टद्युम्न जी, पांचाली का भाई। आखिरी तक अश्वत्थामा ने उसको धोखे से मारा है जब युद्ध खत्म हो गया तब। लेकिन पूरे युद्ध में अगर कोई पांडवों का सेनापति था जिसके नेतृत्व में युद्ध हो रहा था, तो वो धृष्टद्युम्न था, वो फर्रुखाबादी था जी। दूसरी बात, सांख्य दर्शन जिसकी आप बात करते हैं ना, सांख्य दर्शन हम सब जानते हैं हमारे देश में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वो कपिल मुनि का स्थान है वहां, काम्पिल्य जी। काम्पिल्य भारत के सबसे एंशिएंट स्थानों में से एक है, जिसको आज कंपिल के नाम से वहां पर कहते हैं। काम्पिल वही स्थान है। जब आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो शिव पुराण में आपको पंचमुखी भगवान मिलेंगे जी। पंचमुखी भगवान आपको वहीं पर मिलेंगे। बहुत एंशिएंट मंदिर आज भी है जी। पंचमुखी निराकार रूप भगवान का था, तो शिव का जो ऊपर कैलाश से आ रहे हैं, तो उनकी आराधना यहां शुरू हुई, क्योंकि वो जंगल एरिया था बहुत। तो उनके 5 मुख और ऊपर प्लेन, ऐसे 4 मुख और ऊपर प्लेन, ऐसे पंचमुखी कहे जाते हैं। हालांकि कंफ्यूजन वश लोग उनको चौमुखी भी कहते हैं कभी कभी, क्योंकि ऊपर वाला मुख काउंट नहीं करते जी। वो मंदिर आपको वहीं पर मिलेंगे। जैन मुनियों के एक बहुत बड़े तीर्थंकर हुए हैं विमल देव जी, उनका जन्म स्थान है वो। जी हाँ। बौद्ध मुनियों में भगवान बुद्ध संकसा नामक एक स्थान है, वहां पर उनका दूसरा उपदेश हुआ है जी, जिसको बाद में अशोक ने डेवलप करवाया। वहां आज भी आपको अवशेष मिलते हैं और वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने उसको कवर करके रखा हुआ है। फर्रुखाबाद से थोड़ा आगे जाएंगे तो जैसे ही आप एटा की तरफ घुसते हैं तो फर्रुखाबाद एटा का बाद बॉर्डर है, वहां पर एक स्थान है बिलसड़। बिलसड़ जी। बिलसड़ अभिलेख आप उसमें पढ़ेंगे इतिहास में कि भाई बिलसड़ अभिलेख लिखा गया। बिलसड़ अभिलेख से कुमारगुप्त का परिचय होता है जी। मतलब गुप्त शासन में कुमारगुप्त की पहचान अगर कहीं से मिलती है और उसका पूरा चरित्र चित्रण कहीं से मिलता है तो वो बिलसड़ अभिलेख से मिलता है। वो बिलसड़ एक स्थान है जहां पर एक बहुत बड़ा टीला है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने उसको कवर करके रखा हुआ है। आप सोचो भारत का जो अभी आधुनिक भारत जिसको हम कहते हैं, रामायण और महाभारत के भारत को छोड़ दीजिए, जी जी, वो भारत
उसमें गुप्त काल को हम स्वर्णिम काल कहते हैं। जी। जब 80% विश्व की इकोनॉमी भारत में थी, वो स्वर्णिम काल था। और उस स्वर्णिम काल का एक महानायक कुमार गुप्त, उसका वहां किला है, और उस किले में जो अभिलेख मिले हैं वो अभिलेख पूरे गुप्त शासन को चरितार्थ करते हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आप बता रहे हैं बहुत ही गौरवमय इतिहास है, सुनते जाओ तो आप लगातार सुनते जाएंगे ऐसा लग रहा है। लेकिन बावजूद इसके आज जो स्थिति है, क्या लगता है कब ऐसी कौन सी परिस्थितियां रही जो आज की स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं? हुआ क्या कि मोहम्मद शाह बंगश नाम का एक लुटेरा, जी, वो भी पश्तून था, उनका ही उस परिवार से ही संभवतः कनेक्शन इस सलमान खुर्शीद परिवार का रहा होगा, जो वो लेकर आए, वो भी पश्तून था। जी। वो वहां डकैतियां डालता था और उधर मुगल शासन था। इनके मुगल शासक के जैसे औरंगजेब मरा तो इनका कनेक्शन किसी तरह से फारूक शेर के साथ हो गया। फारूक शेर गृह युद्ध में था, यानी कि परिवार का युद्ध चल रहा था। तो बंगशों ने, जो ये लुटेरे हैं, बंगशों ने फारूक शेर का साथ दिया सेना के साथ, जो उनके लुटेरे थे उनके साथ। जब ये क्षेत्र, जब फारूक शेर बादशाह बना तो फिर इस स्थान का नाम बदल दिया गया। जी। और अब इसका नाम फर्रुखाबाद रखा गया। फर्रुखाबाद, जी। अब ये नया नामकरण हो गया। इससे पहले फर्रुखाबाद को जब हम बात करते हैं शिवकाल की, तो इसका नाम स्वर्गद्वारी है। जी। स्वर्गद्वारी इसलिए क्योंकि गंगा स्नान करने के बाद ये स्वर्ग है, यहां से स्वर्ग का रास्ता खुलता है भगवान शंकर के धाम जाने का, इसलिए इसका नाम स्वर्गद्वारी पड़ा। बाद में इसका नाम अपराकाशी पड़ा, क्योंकि इतना एंशिएंट स्थान है शिव का, अपराकाशी। और फिर इसका नाम पड़ गया फर्रुखाबाद। जी। फर्रुखाबाद नाम पड़ने तब भी फर्रुखाबाद में टकसालें हैं मुगलों की। टकसालें मतलब रिजर्व बैंक जिसको आप कहते हैं, जहां करेंसी छपती है, वो फर्रुखाबाद। तो अभी तक, आज से मुझे याद है, मैं बचपन में देखा करता था, तो पीतल का बहुत बड़ा काम था और वहां मतलब उसका बहुत बड़ी गोडाउनें हुआ करती थी, फैक्ट्रियां हुआ करती थी। धीरे धीरे वो खत्म हुआ, लेकिन वो टकसालें हुआ करती थी, वहीं से वो काम आ रहा था। टकसाल से मतलब जहां करेंसी छपती थी। इसके बाद डिग्रेडेशन होना शुरू किया जब ईसाई आ गए। आप उसको अंग्रेज कहते हैं, मैं उसको ईसाई कहता हूं, जी। क्योंकि अंग्रेज एक नैरेटिव है जो तय किया गया कि हम उसके विरुद्ध सोचे ना। वो ईसाई शासन था, जी। मुसलमानों को खत्म करके ईसाई जी। ईसाई शासन आया, तो ईसाई शासन के समय पर आप विश्वास करिए कि कानपुर, जो इस समय बहुत बड़ा महानगर है, वहां कुछ नहीं था। कानपुर भी फर्रुखाबाद का हिस्सा था। कानपुर और फर्रुखाबाद, यह फर्रुखाबाद का हिस्सा था। कानपुर जी जी पांचाल का हिस्सा था, जिसको आप जाजमऊ कहते हैं, इसका नाम सीमा मऊ था। और सीमा मऊ का नाम विक्रांताओं ने, आक्रांताओं ने बदलकर जाजमऊ रख दिया, क्योंकि उनका काम क्या होता था कि वो थोड़ा सा नाम परिवर्तित करके इंडिकेट करते हैं हमारा नाम आ जाए, तो वो जाजमऊ रख दिया गया। जब जाजमऊ का युद्ध हुआ है, युद्ध में ईसाइयों ने जीत लिया एक क्षेत्र, तो यहां मिलिट्री बसी, जो आज कंटोनमेंट है ना, ये बसा। और यहीं से इसका नाम कौनपुर उन्होंने पुकारा। तो कान्हापुर को वो कान्हापुर नहीं कह पाते थे, वो कौनपुर करते थे। वो उनका अपना एक्सेंट है बात करने का, जी। फिर उन्होंने यहां से कनेक्टिविटी बिठाई कलकत्ते की सीधी, क्योंकि कलकत्ते में उनकी राजधानी हुआ करती थी। तो ये रेल लाइन पड़ी। इसके बाद कनेक्टिविटी इन्होंने यहीं से बना दी, यहां इंडस्ट्रियल एरिया हो गया। धीरे धीरे करके फर्रुखाबाद चूंकि कनेक्टिविटी नहीं रही, तो धीरे धीरे वो समाप्त होता चला गया। लेकिन फर्रुखाबाद चूंकि 1930 तक, जब कानपुर 1 लाख रुपए रेवेन्यू देता था, तो फर्रुखाबाद 12.5 लाख रुपए रेवेन्यू देता था जी। 1930 तक, 30 तक जी, जी। आप गेजेटियर उठाकर देखिए। तो इसका मतलब है वो समृद्ध भूमि 1930 का जो गेजेटियर है, तब तक फर्रुखाबाद रेवेन्यू के मामले में कानपुर से बहुत आगे था जी। यहां रेवेन्यू से बात मैं करता हूं, लैंड का रेवेन्यू। यहां इंडस्ट्रियल एरिया हो चुका था, तो इंडस्ट्रियल रेवेन्यू अलग जाता होगा, ठीक है ना, जो कॉमर्शियल टैक्सेस जाते हैं। लेकिन बाकी रेवेन्यू की बात करते हैं तो फर्रुखाबाद इतना डेवलप था। लेकिन कानपुर से चूंकि अंग्रेजों ने कनेक्टिविटी बना ली और फिर वो दिल्ली का रूट और सारे रूट यहां से खोल दिए, तो वो पिछड़ता चला गया। कनेक्टिविटी न होने की वजह से वहां का प्रोडक्ट बाहर नहीं जा पाया, बाहर का प्रोडक्ट वहां नहीं हो पाया। इंडस्ट्रियलाइजेशन कानपुर हो चुका था और अब फॉर्मेट चेंज हो चुका था जी। अब इंडियन इकोनॉमी से
अब बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। अब इंडियन इकोनॉमी से हम फॉरेन इकोनॉमी की तरफ बढ़ गए हैं। इंडियन इकोनॉमी में जब कहता हूं तो गांव में प्रोडक्शन होता है, उस प्रोडक्शन का खर्चा वहां होता है और उसमें से कुछ शेयर बचता है, वो केंद्र तक जाता है। और ऐसे गांव का रेवेन्यू शहर में जाएगा, फिर जिले में जाएगा, फिर प्रदेश में जाएगा और रेवेन्यू बचकर फिर केंद्र के पास जाएगा। ये हमारा इंडियन इकोनॉमी है। और ये जो इंग्लिश इकोनॉमी है, जिसको यूएस इकोनॉमी या इंग्लिश इकोनॉमी कहते हैं, ये ऊपर से नीचे आती है जी। ये केंद्र पैसा राज्य को देगा, राज्य उनको देगा, वो जिले को देंगे, वहां से गांव का फंड आएगा। तो ये इकोनॉमी का प्रकार बदल गया जो मौजूदा समय में। जब इकोनॉमी का प्रकार बदला तो फर्रुखाबाद एकदम पिछड़ गया, क्योंकि रेवेन्यू सारा केंद्र के पास चला गया जी। फर्रुखाबाद में बचा नहीं तो क्या होता था, फर्रुखाबाद का रेवेन्यू वहां का वहां रोका जाएगा, बाकी बचेगा वो ऊपर पहुंचाएगा, तो आपका डिस्ट्रिक्ट समृद्ध रहेगा जी। लेकिन जब रेवेन्यू वहां से चलेगा तो वो डिस्क्रिशन हो जाता है कि वो कितना खर्च करेंगे, कितना नहीं करेंगे, कहां ले जाएंगे, वो पिछड़ता चला गया। देखिए, इतिहास को जानते हुए तो हम अक्सर गौरवान्वित होते हैं, लेकिन उसके बाद एक इच्छा प्रबल होती है कि क्या ये चीजें अब नहीं हो सकती। जिस समृद्ध इतिहास के लिए फर्रुखाबाद जाना जाता है, जिस तरीके से रेवेन्यू के मामले में भी उसने अपने आप को साबित किया है, अब आगे हम कितनी उम्मीदें कर सकते हैं फर्रुखाबाद से? खासतौर पर सवाल हम आपसे कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि फर्रुखाबाद में इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है आज जी, कि अगर सही से उस पर कंसंट्रेट कर लिया जाए तो अभी भी उसमें इतनी पोटेंशियल है कि वो अगल बगल के जो महानगर हैं, फर्रुखाबाद बीचों बीच में है, अगल बगल महानगरों को समझिए। अनदेखी क्यों हो रही है फिर? नहीं, अनदेखी इसलिए हो रही है कि कोई बताने वाला नहीं है, उस पर रिसर्च कौन करेगा, कौन उसको संसार के सामने ले जाए, कौन सरकारों के सामने प्रेजेंट करे, ये समस्याएं आती हैं। तो फर्रुखाबाद बीचों बीच में, वहां से 120 किलोमीटर दूर बरेली है जी, 120 किलोमीटर आगरा है, 150 किलोमीटर वहां से दूर अलीगढ़ है और 125 किलोमीटर 150 किलोमीटर कानपुर है। आप सोचो कि ये 4 महानगर उसके सराउंडिंग में है और बीचों बीच में ये महानगर वो हैं जो बाद में डेवलप हुए, केंद्र था फर्रुखाबाद और बाद में ये दूर डेवलप हुए थे जी। आज की तारीख में ये केंद्र बन गए हैं और बीच का जो केंद्र था वो बेचारा गड्ढे में चला गया जी। तो क्या है कि कनेक्टिविटी अब वहां सही हो रही है। कनेक्टिविटी सही इसलिए हो रही है क्योंकि एक गंगा एक्सप्रेसवे निकली है बाहर से, नहीं जिले के अंदर से नहीं जा पाई, कुछ कमियां रही होंगी या कोई और कारण रहा होगा या हमारे प्रयास में कमी रही होगी कि हम उसको जिले के अंदर से नहीं लेआउट दे पाए। तो एक गंगा एक्सप्रेसवे जा रही है, दूसरी लखनऊ एक्सप्रेसवे जा रही है, लखनऊ आगरा बगल से, जीटी रोड अंदर से निकल रही है, 2 कनेक्टिंग मार्ग अंदर से ग्वालियर लिपोलेक निकल रही है और गंगा एक्सप्रेसवे की कनेक्टिंग जोड़ रही है जाकर चित्रकूट वाले रोड पर, चित्रकूट एक्सप्रेसवे पे। तो 2 अंदर से निकल रही हैं। केवल एक कनेक्टिंग रूट और हमें चाहिए, वो एटा से उठाए और गुरसाहिगंज जोड़ दे, बीच में एक बड़ा कर दे, तो फर्रुखाबाद में कनेक्टिविटी आप सोचो कानपुर से ज्यादा अच्छी है जी। कानपुर से बरेली जाने के लिए रूट नहीं है कोई, लेकिन फर्रुखाबाद से बरेली और नेपाल जाने के लिए रूट सीधा है जी। कानपुर से अगर आप दिल्ली जाना चाहते हो तो बाया फर्रुखाबाद ही जाओगे, उसी के अगल बगल से जाओगे। फर्रुखाबाद बीचों बीच में है, वहां से आप आसानी से जा सकते हैं। फर्रुखाबाद से ग्वालियर लिपुलेख अगर आप पकड़ लेंगे तो ग्वालियर के थ्रू सीधा आप मुंबई जा सकते हैं। यहां से कानपुर से मुंबई जाना थोड़ा कठिन काम है, वहां से आसान है यानी कि, और वहां से फिर साउथ में जाना आसान है। आप देखेंगे तो वो चारों ओर का जाल है, क्योंकि वही केंद्र होता था एंशिएंट टाइम पे, वहीं से सारी कनेक्टिविटी निकलती थी। अब हम पिछड़ गए हैं, लेकिन अगर हम उस कनेक्टिविटी को सही से एक्सप्लोर कर पाए तो केवल इतनी बात रहेगी कि एक अपॉर्चुनिटी लोगों को बुलाकर दिखानी है कि भाई यहां से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बनती है, यहां इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है जी। यहाँ के प्रोडक्ट, जैसे हम पूरे देश का 11% आलू प्रोड्यूस करते हैं, 11% पूरे देश का। आप सोचिए कि ऐसा देश का कोई शहर नहीं होगा जो फर्रुखाबाद का आलू नहीं खाता जी। लेकिन हमारे यहाँ आलू की बकती मार ऐसी पड़ती है कि सड़ जाता है, सड़कर रोड पर आपको स्मेल मिलेगी, गड्ढों में भर दिया जाता है। उसकी प्रोसेसिंग का कोई सिस्टम आज तक नहीं बना, उसकी प्रिजर्वेशन का सिस्टम आज तक नहीं बना जी, जिसकी आवश्यकता थी। आज की तारीख में पोटैटो को बनाकर अमेरिका भेजा जा रहा है, वो मुंबई वाले कर रहे हैं।
लेकिन जहां उसका प्रोडक्शन हो रहा है वहां उसकी अनदेखी है। ऐसे बहुत सारे विषय हैं हमारे पास। जैसे गन्ना उगता है वहां, अब गन्ने से वो निकाल लेते हैं हम गुड़, लेकिन उसका जो मलबा है उसका इस्तेमाल हो सकता है। वो ये जो सनमाइक वो बनाते हैं ना बोर्ड जी, तो वो टीक बोर्ड में हो सकता है, उसको क्रैश करके और भरा जा सकता है, लेकिन क्या करें वो पड़ा पड़ा घूम रहा है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट फर्रुखाबाद के हैं जिनके केवल एक जिसको इंटेलिजेंसिया के साथ संसार के साथ कनेक्ट किया जा सकता है, हम नहीं कर पा रहे। हमारे यहां एक इंडस्ट्री साड़ी की इंडस्ट्री डेवलप हुई, फर्रुखाबादी साड़ी। आप मुंबई जाएंगे तो आपको फर्रुखाबादी साड़ी वहां टंगी मिल जाएगी बहुत जी। इतनी कॉटन की अच्छी साड़ी बनती थी। आज वो इंडस्ट्री जयपुर शिफ्ट हो गई, कनेक्टिविटी ना होने की वजह से। वो लोग भी जयपुर शिफ्ट हो गए, दिल्ली शिफ्ट हो गए, वो फिर से यहां आ सकते हैं जी। फर्रुखाबाद की नमकीन आपको यहां कानपुर में भी दुकानें मिल जाएंगी, फर्रुखाबादी नमकीन जी हाँ, पूरे वर्ल्ड में सप्लाई होती है। लेकिन कनेक्टिविटी ना होने की वजह से कानपुर में फर्रुखाबादी नमकीन के नाम से लोग नमकीन बनाकर बेचते हैं और फर्रुखाबाद की नहीं आ पाती। नाम वहां का है जी। नाम वहां का है क्योंकि वो ब्रांड है। तो ऐसे कई सारे विषय हैं जिनको हम कर सकते हैं और बहुत आसान है। फर्रुखाबाद में बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल। जी बिल्कुल। तो डीके दुबे जी से हमने बातचीत की और अपने ही अंदाज में उन्होंने तमाम बिंदुओं पर प्रकाश डाले, तर्क के साथ प्रकाश डाले, समस्या की जड़ तक हम पहुंचे और अब समाधान की किरण भी नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस शानदार बातचीत के लिए। तो दिलीप कुमार दुबे जी से हमने बातचीत की, तमाम विषयों पर चर्चा हुई और तर्कपूर्ण विषयों पर हमने चर्चा की। इसके साथ ही समस्याओं पर जब बात की तो समस्या की जड़ों तक पहुंचे और समाधान की किरण भी उन्होंने दिखाई। इस खास चर्चा में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जेएमटी न्यूज।